अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप या आपकी फैमिली का कोई मेंबर एस्ट्रोलॉजी पर यकीन करता है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम करेंगे इस फ्रॉड इंडस्ट्री का तिया पांचा। एक ऐसी फ्रॉड इंडस्ट्री जिसने लाखों लोगों को बेवकूफ बना रखा है, और ये भी समझाऊंगा कैसे लाखों लोग बेवकूफ बनते हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि भाई एस्ट्रोलॉजी मेरे बारे में तो ठीक कहती है, मैं तो यकीन करूंगा ही करूंगा, तो उन लोगों के लिए इस वीडियो के एंड पर एक एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस मैं भी करूंगा। भले मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं जानता, मैं आपका नाम तक नहीं जानता, फिर भी आपको आपकी पर्सनैलिटी के बारे में प्रेडिक्शंस दूंगा और प्रूव करूंगा मैं भी वो सब कर सकता हूं जो ये एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं। अगर मैं गलत हुआ तो आप चैलेंज कर सकते हैं। कोई चांद और सितारों के आने जाने से, सूरज की गर्दिश से, चांद की गर्दिश से, सैयारों की गर्दिश से, सितारों की गर्दिश से इंसानों की तकदीर पर कोई फैसला, कोई तब्दीली, कोई कमी और कोई ज्यादती नहीं आती। याद रखिए, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स यानी नजूमी कुछ कार्ड्स हाथ में घुमाते हैं और बता देते हैं आपका आज का दिन कैसा होगा, आपका पूरा महीना कैसा रहेगा, आपका सारा साल कैसा गुजरेगा। आज की वीडियो में इन ढोंगी बाबों की हकीकत जानते हैं और एक्सपोज करते हैं इस फ्रॉड इंडस्ट्री को। इसको मैं फ्रॉड कह करके क्यों बुला रहा हूँ, वीडियो के एंड तक आपको सब समझ आ जाएगा। एस्ट्रोलॉजर्स की सो कॉल्ड प्रेडिक्शंस की हकीकत को समझने से पहले एस्ट्रोलॉजी की हिस्ट्री को थोड़ा समझ लेते हैं, जिसके लिए वक्त में काफी पीछे चलते हैं, तकरीबन 4000 साल पहले। एक इलाका था मेसोपोटामिया, जिसे आजकल इराक कह करके बुलाया जाता है। मेसोपोटामिया के लोगों के पास कोई टेलीस्कोप नहीं था, लेकिन जब भी वो रात को आसमान पर सितारे देखते थे तो उनके पास ऑब्जर्वेशंस और क्यूरियोसिटी होती थी। जब भी कुछ अच्छा होता या बुरा होता तो वो लोग सितारों की पोजीशंस को ऑब्जर्व करते थे और इवेंट्स के साथ कनेक्ट करते थे। जब किसी को खुशी की खबर मिलती तो स्टार्स की पोजीशंस को नोट किया जाता था, जब किसी को बुरी खबर मिलती तो तब भी स्टार्स की पोजीशंस को नोट किया जाता था। आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों का यह बिलीव बन गया कि स्टार्स और प्लैनेट्स गॉड का पैगाम होते हैं, और इसी बिलीव ने एस्ट्रोलॉजी को आज भी जिंदा रखा हुआ है। यह कॉन्सेप्ट जब बेबीलोन में पहुंचा तो और भी ऑर्गेनाइज्ड हो गया। बेबीलोन मेसोपोटामिया का ही एक एंशिएंट सिटी है जो बगदाद से तकरीबन 85 किलोमीटर फासले पर है। बेबीलोनियंस ने सितारों को आसानी से समझने के लिए इनको 12 ज़ोडिक साइंस में बदल दिया। ये साइंस आज भी एस्ट्रोलॉजर्स के हाथों यूज हो रहे हैं। फिर ये कॉन्सेप्ट इजिप्ट में पहुंचा, उसके बाद ग्रीस पहुंचा, और ग्रीस में एक एस्ट्रोनॉमर क्लॉडियस टॉलेमी ने एक किताब लिखी, टेट्राबिबलोस। इस किताब ने वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया। उस जमाने में एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी दोनों अलग अलग नहीं थे, बल्कि दोनों साथ चलते थे। आजकल एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी को अलग अलग डिफाइन किया जाता है। स्टार्स और प्लैनेट्स की साइंटिफिक स्टडी को एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, जबकि सितारों और सियारों की जमीन पर या इंसानी बिहेवियर पर इम्पैक्ट को एस्ट्रोलॉजी का नाम दिया जाता है। एस्ट्रोलॉजी ने अपना अगला कदम साउथ एशिया में रखा और वैदिक एस्ट्रोलॉजी डेवलप हुई, जो हिंदू ट्रेडिशन से कनेक्टेड है। इसको ज्योतिष कहा जाता है। यहाँ भी इसकी बेस वही थी, स्टार्स और प्लैनेट्स का इंसान की जिंदगी के साथ कनेक्शंस। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात को समझना जरूरी है। उस वक्त यानी कि आज से 4000 साल पहले ये समझ में आता था, लोगों के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था, ना साइंस थी, ना मॉडर्न थिंकिंग थी। वो लोग अपनी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग यूज करते थे। लेकिन तब से 4000 साल गुजर गए। अब इंसान जानते हैं कि डीएनए क्या होता है, ब्रेन कैसे काम करता है, लेकिन इंसानों का बहुत बड़ा नंबर है जो आज भी वही हजारों साल पुराने सिस्टम पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव रखने वाले लोग पढ़े लिखे नहीं है। तो दोस्तों ये बात 100% गलत है। बहुत पढ़े लिखे लोग भी एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं। अब सवाल ये है कि पढ़े लिखे लोगों को ये एस्ट्रोलॉजर्स कैसे बेवकूफ बना लेते हैं। इसको समझने के लिए हमें साइकोलॉजी की हेल्प लेना पड़ेगी। अब मैं आपको एक 1948 का एक्सपेरिमेंट बताता हूँ जिसने पूरी एस्ट्रोलॉजी इंडस्ट्री की बुनियाद हिलाकर रख दी थी। हुआ कुछ यूं, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे बर्ट्रम फोरर। बर्ट्रम ने बार्नम इफेक्ट का
कॉन्सेप्ट दिया जिसमें उसने अपने स्टूडेंट्स को एक पर्सनैलिटी टेस्ट दिया। हर स्टूडेंट को एक डिस्क्रिप्शन दी गई, हर स्टूडेंट ने सोचा ये डिस्क्रिप्शन सिर्फ उसके लिए लिखी गई है, जबकि ऐसा नहीं था। स्टूडेंट्स को करना कुछ यूं था कि उस डिस्क्रिप्शन को अपनी पर्सनैलिटी से मैच करके रेटिंग करना था। फिर स्टूडेंट्स ने रेट किया और एवरेज रेटिंग स्कोर आया 4.26 आउट ऑफ 5। ऑलमोस्ट 85% से ज्यादा एक्यूरेसी मिली। सब स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड सेम डिस्क्रिप्शन दी गई थी। वो डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसी थी कि क्या आप खुद को एक इंडिपेंडेंट थिंकर समझते हैं? क्या कभी कभी आप खुद पर डाउट करते हैं? अब इस डिस्क्रिप्शन को समझे, ये आप पर भी फिट होगी, मुझ पर भी फिट होगी और हर इंसान पर फिट होगी। अब आते हैं अपने असली मुद्दे की तरफ। तो इसी बार्नम इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं आजकल के एस्ट्रोलॉजर्स। ऐसे कर दे, मुझे हाथ दिखा दे, मैं कोई और ना पढ़ लेना। अच्छा, यहाँ पे आपका दिमागी लाइनें बहुत जबरदस्त है। अकल, फहम, दिमाग, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आप बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत क्रिएटिव है, आपका दिमाग बहुत तेज काम करता है। अब कौन सा इंसान है जो ये सुनकर खुश नहीं होगा या यकीन नहीं करेगा? ये लोग बहुत जनरल सी प्रेडिक्शंस दे रहे होते हैं, जैसे ये सुने जरा। अच्छा, 2026 के बारे में ओवरऑल लोगों के लिए कैसा रहेगा ये बताइएगा। जिस ज़ोडिक साइन ने सुस्ती और काहली दिखाई, उसके लिए वो वाले जान बन जाएगी। अब ये कैसी प्रेडिक्शन थी? ये बात तो एक 10 साल का बच्चा भी जानता है। जो कोशिश ही नहीं करेगा और सुस्ती करेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा और जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाएगा। इसके अलावा अनसर्टेनिटी का डर जो हर इंसान में छुपा होता है। इंसान के अंदर अपने फ्यूचर को लेकर के एक डर होता है जो काफी अनकंफर्टेबल होता है। इस अनसर्टेनिटी को हैंडल करने के लिए इंसान कंट्रोल ढूंढता है। एस्ट्रोलॉजर्स वो कंट्रोल देते हैं, फेक ही सही लेकिन फीलिंग रियल लगती है। जैसे एस्ट्रोलॉजर्स नेम को लेकर के काफी सेंसिटिविटी शो करते हैं। जो हमारे नाम के पहले हर्फ होते हैं, इसमें क्या कोई इंसान का राज पोशीदा होता है? बिल्कुल, आपका जो नाम है माँ बाप पहला तोहफा है जो अपने बच्चों को देते हैं। और जब कोई मेरे पास अपने बच्चों का जायचा जो बॉर्न बेबी का लेके आते हैं तो मैं सिर्फ पहला इनिशियल सजेस्ट करती हूँ। ये नाम रखो, ये नाम ना रखो, फला अल्फाबेट से नाम रखो, फला से ना रखो। लिटरली मेरी 7 साल की बेटी है जिसका नाम है महलका, जो नेक्स्ट लेवल की जिद्दी और गुस्सा तो हर वक्त उसके अंदर भरा रहता है। लेकिन सेम नाम की बच्ची जो मेरी बेटी से तकरीबन 1 साल उम्र में बड़ी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ज़ोडिक सिस्टम उनके ज़ोडिक साइंस सेम है, पर ये वाली बच्ची बहुत पोलाइट इन नेचर है। वैसे भी अगर अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व करें तो एक ही नाम के कई लोग होते हैं, उन सब का नेचर डिफरेंट होता है। तो इस नाम को रखो, इसको ना रखो, ये तो लॉजिकली सेंस ही नहीं करता। नामों को लेकर के एक और थ्योरी सुने जरा। हमें की खूबसूरत मतलब देख के नाम रखे। मैं कहती हूँ प्लीज उन सहाबिया के नाम मत रखें जिनकी मुश्किल जिंदगी गुजरी है, क्योंकि जो है फिर हम इंसान उस काबिल नहीं है कि हम। अब इस एस्ट्रोलॉजर साहिबा की थ्योरी को डाइसेक्ट करते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में शहीद कर दिया गया था। आप खुद सोचे, तकरीबन 1385 साल पहले हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया था। इन 1385 सालों में कितने हुसैन नामी लोग शहीद हुए हैं, जिससे प्रूव ये होता है कि नाम रखने वाली थ्योरी सिर्फ डर का फायदा उठाने के लिए पैदा की गई है, जिसका लॉजिक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब साइकोलॉजी के साथ खेल खेला जाता है। इंसान को वो बताया जाता है जो इंसान सुनना चाहता है। तो मेरी लाइफ की प्रॉब्लम क्या है? कि लाइफ की प्रॉब्लम क्या है? जैसे कि कुछ नया करना चाहती हैं और कुछ जैसे आउट ऑफ कंट्री जाने का प्लान हो सकता है आगे जाके कि वहाँ पे सेटलमेंट। यहाँ पर फिर वही सवाल, आखिर कौन सा इंसान होगा जो जिंदगी में कुछ नया नहीं करना चाहता होगा, दुनिया नहीं घूमना चाहता होगा? 1985 में शॉन कार्लसन नामी एक फिजिस्ट ने 28 प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स को एंगेज किया। ब्लाइंड टेस्ट दिया गया, कुछ लोगों का रियल बर्थ डेटा देकर पर्सनैलिटी प्रोफाइल मैच करने को कहा गया। और जब रिजल्ट आया तो कार्लसन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि एस्ट्रोलॉजर्स ने सब तुक्के लगाए थे, हकीकत को प्रिडिक्ट नहीं कर सके। इस स्टडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह 1955 को एक स्टडी प्रपोज की गई थी, क्योंकि ये क्लेम किया जा रहा था कि मार्स की सर्टेन पोजीशन के वक्त जन्म लेने वाले लोगों में एथलेटिक एबिलिटी कम होती है। इसे मार्स इफेक्ट भी कहा जाता है। फिर कंट्रोल कंडीशंस में थाउजेंड्स ऑफ
एथलीट्स का बर्थ डेटा इकट्ठा करके एनालाइज किया गया तो ये क्लेम डिसप्रूव हो गया। इस स्टडी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पढ़ सके हैं। पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री का रेवेन्यू पब्लिकली अवेलेबल नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट के पास इनका कोई डेटा मौजूद नहीं। अगर सरकार के पास इनका डेटा नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली ये लोग टैक्स पेयर भी नहीं होंगे। ऐसे में मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि इन लोगों को टैक्स सर्कल में लाया जाए क्योंकि ये मौजूदा हुकूमत के बारे में भी अच्छी प्रेडिक्शंस नहीं दे रहे हैं। जरा ये सुने। तो मरियम नवाज साहिबा के जायचे में नो डाउट उनका जो अभी का टेन्योर चल रहा है, इस टेन्योर में आपको चीजें जाहिरी तौर पे बहुत नजर आ रही, ठीक है, क्योंकि जब इन्होंने ओथ लिया था तो मरियम साहिबा ने जब ओथ लिया था वो ओथ का टाइम इनका बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। इसी वजह से ये हर एफर्ट करने के बावजूद भी वो फेम हासिल नहीं कर। अभी इसमें एस्ट्रोलॉजी का क्या कमाल है ये तो सारी दुनिया जानती है। पाकिस्तान की पंजाब हुकूमत मेरिट को स्ट्रैंगुलेट करके बनाई गई है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो मरियम नवाज साहिबा वो क्रेडिट एंजॉय कर ही नहीं सकती क्योंकि पब्लिक सपोर्ट उनके साथ ही नहीं है। ऐसे में ओथ किस टाइम पर लिया गया ये डिस्कस करना ही फजूल है। कुछ लोगों का कहना है कि अरे ये तो जस्ट एंटरटेनमेंट है, इसे इतना सीरियस क्यों लेते हो। अगर कोई इसे एंटरटेनमेंट के तौर पर लेता है तो फाइन, मुझे कोई इशू नहीं, लेकिन सिचुएशन तब खराब होती है जब इंडिया जैसे कंट्री में कई शादियां रह जाती हैं। पंडित कहता है कुंडली नहीं मिल रही तो ये शादी कामयाब नहीं रहेगी। अगर कुंडली मिलाने से शादियां कामयाब या नाकाम होती तो इंडिया के बाहर दुनिया में जितनी भी शादियां सक्सेसफुल चल रही हैं वो कुंडलियां मिलाए बगैर की गई हैं, तो वो क्यों कामयाब हो रही हैं। तो इंडिया में कुंडली मिलाना क्यों जरूरी हो गया। ये सिर्फ ढोंगी बाबों ने लोगों में डर बिठाकर अपनी दुकानदारी चला रखी है। अगर कुंडली देख के शादी करनी है तो शौक से जाओ, अरेंज मैरिज करो जहाँ पे पूरे 36 के 36 गुण मिला के तुमको राम सीता की जोड़ी घोषित कर दी जाए, क्योंकि कुंडली मिलाने के बाद में भी तुमको गारंटी नहीं मिलेगी कि रिश्ता तुम्हारा जिंदगी भर चलेगा, ये जिंदगी भर साथ दे देगी। अरेंज मैरिज में भी तलाक होते हैं, लव मैरिज में भी तलाक होते हैं। अदरवाइज कुंडली का हकीकत से और लॉजिक से कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ पर मेरा एक सवाल सब नजूमी बाबा और उन पर यकीन करने वालों से है। अगर सच में ये सितारे इतने पावरफुल हैं कि वो आपकी किस्मत लिख सकते हैं तो फिर आपकी स्ट्रगल, आपकी कोशिश का क्या रोल है। अगर आपकी कुंडली डिसाइड करेगी कि शादी अच्छी रहेगी या बुरी तो फिर रिश्तों में ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन और एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का क्या मकसद बनता है। मेरे नजदीक इन सब का एक ही आंसर है कि लॉजिकली और साइंटिफिकली ये बातें प्रूवन नहीं है तो कहा जा सकता है ये सब बेकार की बातें हैं। ये सुनकर बिलीवर्स को बुरा लगेगा लेकिन क्या करूं, यही सच है। सितारे आपकी किस्मत नहीं लिखते, आपकी किस्मत आपके डिसीजंस लिखते हैं। वो रात जो आपने पढ़ाई में या रिसर्च में लगाई, वो रिश्ता जो आपने ऑनेस्टी से बिल्ड किया, वो रिस्क जो आपने कैलकुलेट करके लिया, ये सब आपका फ्यूचर तय करते हैं, सितारे तय नहीं करते। एस्ट्रोलॉजी को क्वेश्चन करना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता था, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब आपकी बारी है। पूरी दुनिया में पावरफुल चीज आपके डिसीजंस होते हैं लेकिन तब जब वो आपने खुद लिए हों। अगर ये वीडियो आपके किसी काम आई तो एक काम करें, इस वीडियो को उस दोस्त तक जरूर पहुंचा दे जो आज भी अपनी जिंदगी के फैसले सितारों पर छोड़कर बैठे हैं। दोस्तों अब मैं आपके बारे में प्रेडिक्शन देने लगा हूं। आपके बारे में जो वीडियो देख रहा है, आपको जानता तो नहीं हूं लेकिन मेरी कैलकुलेशंस के मुताबिक आप जिंदगी में कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे पैसा और फेम दोनों मिले। अगर मैं गलत प्रिडिक्ट कर रहा हूं तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैलेंज करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। अल्लाह हाफिज।